जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 12th का जो हम लोग साइंस में यानी फिजिक्स में जो अनसॉल्व कर रहे हैं दोस्तों। फिजिक्स में अनसॉल्व हम लोग कौन सा कर रहे हैं 2021 का आज सेट 2FU करेंगे। आप लोगों को हमने हर बार कहा है कोई भी अनसॉल्व कर रहे हो आप लोग कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग केवल सेट FU देखिए, बस सेट 1 2 3 मत देखिए, सेट FU को देखिए। अगर आपके पास राजीव है या HM है या अक्सर कोई भी हो दोस्तों, आप लोगों को पता है कि हमारे इस चैनल आपको सभी के सभी अनसॉल्व प्रोवाइड करवाए भी जा रहे हैं। बस आपको वीडियो में आपको करना क्या है, हमें मोटिवेशन देने के लिए आपको वीडियो को लाइक करना है, ठीक। और नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन होगा, नोटिफिकेशन का अर्थ क्या होता है, जो भी हम अपलोड करेंगे ना, जो भी अनसॉल्व का सेट, तो आपके पास सबसे पहले ही पहुंचेगा, ठीक। देखो क्वेश्चन पहले क्या कह रहा है, एक आवेश निकाय में Q1 व Q2 कुछ दूरी पे है। एक आवेश निकाय में, निकाय का मतलब कोई वस्तु है, उसमें क्या है कि आवेश Q1 Q2 कुछ दूरी पर है, Q1 और Q2 जो है कुछ दूरी पर है। तो अब लोग उत्तर एक का ये Q1 और ये Q2 कुछ दूरी पर है, कुछ दूरी पर है। तो एक अन्य आवेश Q3 इस निकाय के निकट लाया जाता है। तो ये निकाय एक निकाय है, ठीक, और एक अन्य आवेश Q3 इस आवेश के निकट लाया जाता है। तो आवेश Q1 द्वारा आवेश Q2 पर लगने वाला बल, अब Q1 Q2 पर एक बल लग रहा था, Q1 Q2 पर एक बल लग रहा था। बल तो आपको पता ही है कि Q1 Q2 पर लगा रहा था बल और Q2 Q1 पर बल लगा रहा था। ये तो आपको पता है कि ये दोनों एक दूसरे पर बल लगा रहे थे। अब अन्य आवेश को इस निकाय के पास लाते हैं, तो पास लाने पर क्या होगा, उन्होंने ऑप्शन दिया है बल बढ़ जाएगा, बल घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, आवेश Q3 की प्रकृति पर निर्भर करेगा। एक चीज का ध्यान रखना, हाँ, कि जब इन दोनों के बीच जो बल लग रहा था तो इसको इसके पास लाने पर, आवेशों के पास तो ला नहीं रहे हम लोग, इन्होंने कहा है कि निकाय के निकट लाया जाता है। निकाय के निकट लाने पर कुछ तो बल में परिवर्तन होगा, कुछ तो, लेकिन इन दोनों के बीच लगने वाला जो बल है वो तो वही रहेगा। बल में कुछ परिवर्तन होगा मतलब बल इस पर भी लगेगा, लेकिन इन दोनों के बीच वही बल लगेगा। तो बल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा 3 हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, 3 सही हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो बल जो है वो अपरिवर्तित रहेगा, ठीक, यानी बल वही रहेगा, जो बल है बल वही रहेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 1 का किसी तार में 2 एम्पीयर की धारा 2 सेकेंड तक प्रवाहित होती है, तार में प्रवाहित आवेश की मात्रा होगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का तो लिखोगे उत्तर 1 का। तो 2 एम्पीयर की धारा, तो I बराबर 2 एम्पीयर और 2 सेकेंड, तो T बराबर 2 सेकेंड में तार प्रवाहित आवेश की मात्रा, आवेश Q बराबर फॉर्मूला होता है I इंटू टी के अनुसार 2 इंटू 2 अर्थात Q बराबर 4 कूलम। आवेश कौन सा सही हो रहा है आपका, पहला ही सही हो रहा है। अब देखो क्वेश्चन नंबर इसी का गा नंबर, तो उत्तर गा देख लो, पढ़ ले पहले। वैद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे कई सेट में आपको पढ़ाया हमने, कई सेट में वैद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में, जो आपका मैक्सवेल जी ने नियम दिया था। स्थिर आवेश द्वारा, त्वरित आवेश द्वारा, अवमंदित आवेश द्वारा, एक समान वृत्ति गति करते आवेश द्वारा। अगर आवेश गतिमान है तो उससे चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती ही है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो स्थिर आवेश अगर रुका हुआ हो तो उससे, क्योंकि स्थिर आवेश में करंट फ्लो होता ही नहीं है, जब करंट फ्लो नहीं होगा तो चुंबकीय क्षेत्र कहां से उत्पन्न होगी, विद्युत क्षेत्र कहां से उत्पन्न होगी। तो नंबर 1 ही सही हो जाएगा, स्थिर आवेश द्वारा, ठीक है। इसके बाद उन्होंने ऑप्शन नंबर 2 कहा त्वरित आवेश, तो त्वरित आवेश मतलब आवेश गतिमान है। अवमंदित आवेश धीरे धीरे गतिमान है, फिर भी चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होंगे। एक समान वृत्ति गति करते आवेश जो एम्पीयर का परिवर्ती नियम है उसमें भी सिंपल सी बात है कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होंगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव नहीं है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव नहीं है यदि प्रकाश गमन होता है। तो वायु से जल में, अगर वायु से जल में परावर्तन हो तो आपको पता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो पेंसिल वाला एग्जांपल बताया था, गिलास के अंदर पेंसिल डालना।
जल से वायु में, अगर जल से वायु में हो तो भी आपका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। कांच से जल में, कांच से वायु में, कांच से वायु में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। कांच से वायु में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन नहीं होता है। परावर्तक दूरदर्शी में अभिदर्शक लेंस होता है। ये तो आपको भली भांति परिचित हो आप लोग। परावर्तक, जब हमने आपको खगोलीय दूरदर्शी पढ़ाया था, तो खगोलीय दूरदर्शी में पढ़ाया था हमने, खगोलीय दूरदर्शी में आपको पढ़ाया था हम लोगों ने कि ये अपवर्तक और परावर्तक दो दूरदर्शी होते हैं। तो परावर्तक में हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। परावर्तक में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा आपके पास। किसी धातु सतह से प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन करने वाले विकिरण की आवृत्ति वृद्धि करने पर, विकिरण की आवृत्ति वृद्धि करेंगे। देखो, किसी धातु सतह से, जैसे एक कच्चा है ना, तो उत्तर एक कच्चा, जैसे कोई एक धातु है, इस धातु की सतह पर वैद्युत उत्सर्जन करने वाले विकिरण, वैद्युत उत्सर्जन, जैसे इसको अगर हम लोग अल्ट्रा वायलेट रेज देते हैं ना, इसको अल्ट्रा वायलेट रेज देते हैं तो वैद्युत का उत्सर्जन होता है। क्या होता है इसमें? वैद्युत का उत्सर्जन होता है। और विकिरण की आवृत्ति वृद्धि कर रहे हैं इसमें, यानी विकिरण का मतलब क्या होता है? निकलना। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ध्यान रखना, जैसे ही hν आवृत्ति, hν फोटोन की आवृत्ति जब इसको आपतित कराते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन इसको ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन इससे उत्सर्जित होता है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। इसमें इस धातु के पृष्ठ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम आती है। तो जब भी प्रकाश उत्पन्न होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है। तो कौन सा सही हो जाएगा आपके पास? नंबर 1, प्रकाश इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी, गलत हो गया। प्रकाश इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाएगी, सही हो गया। प्रकाश इलेक्ट्रॉन की संख्या गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, नहीं। तो हमारे पास दूसरा सही हो गया। कौन सा सही हो गया? दूसरा सही हो गया कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट जाएगी, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर खंड बा में दूसरे का निम्नलिखित तरंगों को उनके तरंग दैर्घ्य को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखो दूसरे का, अब लिखोगे उत्तर दूसरे का। तो तरंगों के तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम, तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम में इन्होंने कहा है कि इसको व्यवस्थित कीजिए। देखो हमारे पास क्या क्या दिया गया? हमारे पास दिया गया रेडियो तरंगे, दृश्य तरंगे, परावैंगनी तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, एक्स किरणें। तो इसके बारे में भी आपको हमने अवगत कराया था कि जिसकी आवृत्ति अधिक होती है उसकी तरंग दैर्घ्य कम होती है, जिसकी तरंग दैर्घ्य अधिक होती है उसकी आवृत्ति कम होती है, ठीक है। आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य एक दूसरे के अपोजिट है, विपरीत है। तरंग दैर्घ्य किसे कहते हैं? तरंग दैर्घ्य का मतलब होता है लेंथ, लंबाई। किसकी लंबाई? प्रकाश की लंबाई को हम लोग तरंग दैर्घ्य कहते हैं, ठीक। अब सबसे बड़ा तरंग दैर्घ्य, इन्होंने कहा तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम में, तो सबसे बड़ा तरंग दैर्घ्य किसका होता है जानते हो? जैसे आपके पास दिया गया रेडियो तरंगे, दृश्य तरंगे, परावैंगनी तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, एक्स किरणें। सबसे बड़ा तरंग दैर्घ्य होता है रेडियो तरंगे का तरंग दैर्घ्य। इसकी जो वेवलेंथ है ना, बहुत, जैसे हम लोग क्या कहा था, इसको पढ़ाया था हमने आपको फिजिक्स में, तो आपको बताया था हमने, इसकी आकार एक फुटबॉल के आकार से इतना बड़ा होता है कि पृथ्वी से भी कई गुना बड़ा होता है। तो इससे ही तो पूरा संचार व्यवस्था फैला हुआ है रेडियो तरंगे से। चलो इसमें दिया गया है रेडियो तरंगे, दृश्य तरंगे, परावैंगनी तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, एक्स किरणें। तो सबसे कम वेवलेंथ है एक्स किरणें का, सबसे कम वेवलेंथ है एक्स किरणें का, ठीक, एक्स किरणें। इसके बाद इससे थोड़ा बड़ा कौन है? इससे बड़ा है हमारा परावैंगनी, इससे बड़ा है हमारा परावैंगनी। और परावैंगनी से बड़ा कौन है? परावैंगनी से बड़ा हमारे पास है दृश्य तरंगे, दृश्य तरंगे। और दृश्य तरंगों से बड़ा कौन है? दृश्य तरंगों से बड़ा है सूक्ष्म तरंगे, यानी माइक्रोवेव जिसे कहते हैं हम लोग अंग्रेजी में, सूक्ष्म तरंगे। और सबसे बड़ा कौन है? रेडियो तरंगे। सबसे बड़ा कौन है? रेडियो तरंगे, ठीक। ये तरंगों के बढ़ते हुए क्रम हो गए, ये तरंगों क्या हो गए? बढ़ते हुए क्रम। इसके बाद दूसरे
50 वोल्ट की प्रत्यावर्ती वोल्टता जिसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे उत्तर दूसरे का खा, उत्तर दूसरे का खा। इन्होंने कहा 50 वोल्ट यानी V, तो V बराबर हो गया 50 वोल्ट। और हर्ट्ज यानी आवृत्ति, आवृत्ति को हम लोग F से लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी ना, तो F बराबर 50 हर्ट्ज। और 50 ओम के प्रतिरोध, तो R बराबर हो गया 50 ओम। R बराबर क्या हो गया 50 ओम प्रतिरोध एवं 2.0 मेगा हेनरी के, तो 2.0 मेगा हेनरी के, तो प्रेरकत्व L बराबर 2 × 10 की घात -3 हेनरी हो जाएगा। ठीक, हेनरी के प्रेरकत्व जोड़ते परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए। परिपथ की प्रतिबाधा Z बराबर हमसे पूछ रहा है। Z बराबर फार्मूला जानते हो? Z बराबर फार्मूला होता है हमारे पास R² प्लस XL का स्क्वायर, ये होता है परिपथ की प्रतिबाधा। अब हमारे पास XL का तो मान कहीं नहीं है, तो XL बराबर फार्मूला फिर हमें यूज करना होगा। XL बराबर फार्मूला होता है 2πfl, 2πfl। तो XL बराबर हमारे पास ये हो जाएगा 2πf। F का मान हमारे पास कितना है 50, L का मान भी हमारे पास कितना है 2 × 10 की घात -3। ठीक, अब यहाँ पर देखो XL बराबर ये हो गया 2 और 2 4 इंटू पाई, 2 और 2 4 इंटू पाई 50 इंटू 10 की घात -3। बस यही मान यहाँ पर बैलेंस पुटअप कर देना मैं। तो Z बराबर ध्यान रखना ये हो जाएगा आपके पास R का मान क्या है 50, 50 का स्क्वायर प्लस ये हो गया, इसका गुणा करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा जानते हो? 5 × 20 200, तो ये हो जाएगा 200 पाई इंटू 10 की घात -3 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर। जब इसको हम लोग आगे को सॉल्व करेंगे तो Z बराबर 50 का वर्ग कितना हो जाएगा 2500, 50 का वर्ग कितना हो जाएगा 2500 प्लस 200, 2 का वर्ग 4, 00 का वर्ग 00 और इंटू पाई का मान क्या हो जाएगा 3.14 का वर्ग इंटू 10 की घात ये हो जाएगा -6, क्या हो जाएगा 10 की घात -6। तो Z बराबर इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 2500 प्लस ये हो जाएगा 40,000 इंटू देखो 3.14 का गुणा हम लोग किस में करेंगे 3.14 में, हाँ डबल बार, तो 3.14 इंटू 3.14, तो ये आ जाएगा 9.8596। तो ये आ जाएगा आपके पास 9.8596 इंटू 10 की घात -6 तो है, -6 -6। तो Z बराबर ये हो जाएगा हमारे पास, जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो इसमें गुणा करना होगा मैं, तो हम लोग गुणा करेंगे 9.859 इंटू 4, ठीक, इंटू क्या हो जाएगा 4 का गुणा कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास, फिर से एक बार गुणा कर लेते हैं 9.859 इंटू 4, 39.436 कितना आ जाएगा, ये आ गया 2500 प्लस 39.436 इंटू 10 की घात। अब ध्यान रखना 1 2 3 4 0, तो इससे 4 माइनस कर देंगे तो माइनस का 2, दशमलव हटाएंगे कितना जीरो बढ़ाएंगे 1 2 3 जीरो बढ़ाएंगे, इसको नीचे ले आएंगे तो हमारे पास Z बराबर ये हो जाएगा 2500 प्लस ये 3 0 2 5 0 हो गया, तो 1 2 3 4 5 यहाँ दशमलव, 1 2 3 4 5 यहाँ दशमलव लगेगा, तो 0.39
4 3 6, ये हो गया। जब जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा जानते हो? ये तो पूरा का पूरा 2500 हो जाएगा। 0.39 ले लो तो z बराबर, अब इसको रूट से निकालेंगे तो लगभग आपके पास 50 अंडर रूट में ही कुछ आएगा। ठीक, तो जब हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर 2500.39 तो 50 अंडर रूट 0038, तो यह आ जाएगा 50.0038। इसको यहाँ हर टच कर सकते हैं या इसको हम लोग 10 की घात के रूप में बना सकते हैं। नहीं, आवृत्ति है, आवृत्ति नहीं, क्या नाम, प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा को हम लोग ओम से लिखते हैं, इतनी को आंसर रख सकते हैं, या 10 की घात के रूप में भी इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब फटाफट आप लोग क्या करोगे, इतने का शॉर्ट कर लो, तो क्वेश्चन को हम लोग आगे की ओर बढ़ाते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरे का गा। दूसरे गा में क्या कह रहा है कि किसी संधारित्र को एक बैटरी द्वारा आवेशित किया जाता है, तो क्या संधारित्र द्वारा संचित ऊर्जा बैटरी द्वारा आपूर्त ऊर्जा के बराबर होगी? कारण सहित उत्तर दीजिए। तो इन्होंने क्वेश्चन क्या कहा, क्वेश्चन को अच्छे सुनना। क्या संधारित्र को एक बैटरी द्वारा आवेशित किया जाता है? तो संधारित्र आप लोग जानते हो, संधारित्र किसे कहते हैं? इसमें दो समान प्लेट होते हैं, दो समान आवेश के प्लेट होते हैं, एक पर धनावेश एक पर ऋणावेश होता है, दोनों के बीच की दूरी अल्पतम होती है, स्मॉल डी होती है। और इन्होंने कहा क्या संधारित्र द्वारा संचित ऊर्जा बैटरी द्वारा आपूर्त ऊर्जा के बराबर होगी? इन्होंने कहा क्या कहा कि संधारित्र को किससे आवेशित किया जा रहा है? बैटरी से आवेशित किया जा रहा है। तो बैटरी द्वारा जो आपूर्त ऊर्जा है, क्या वो संधारित्र की संचित ऊर्जा के बराबर होगी? तो ध्यान रखना कि जैसे ये हमारे पास सबसे पहले तो लिखोगे उत्तर, दूसरे का गा, उत्तर दूसरे का गा। संधारित्र किसे कहते हैं? जैसे मान लो कि ये एक प्लेट है, ठीक, ये एक प्लेट है, इसको हम लोगों ने बैटरी द्वारा आवेशित किया है। किससे आवेशित किया है? बैटरी द्वारा आवेशित किया है। ये संधारित्र की प्लेट है, इस पर प्लस क्यू आवेश, इस पर माइनस क्यू आवेश है। इसको बैटरी द्वारा हम लोग क्या कर रहे हैं? आवेशित कर रहे हैं। तो इसमें संचित ऊर्जा होगी, संचित ऊर्जा U बराबर फार्मूला क्या होता है आप लोग जानते हो? Q इंटू वी। फार्मूला क्या होता है? Q इंटू वी। Q क्या है? आवेश, V क्या है? बैटरी यानी वोल्ट यानी विभव। ठीक, इन्होंने क्या कहा? संचित ऊर्जा, ये ऊर्जा क्या बैटरी द्वारा आपूर्त ऊर्जा के बराबर होगी? तो बराबर नहीं होगी, क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है? इनटू में क्यों लगा हुआ है। तो ये हम लोग कहेंगे हमारा उत्तर क्या होगा कि नहीं, संचित ऊर्जा बैटरी द्वारा आपूर्त ऊर्जा के बराबर नहीं होगी, क्योंकि इसका फार्मूला क्या होता है? U बराबर Q इंटू वी, अर्थात Q क्या है? आवेश, और V क्या है? विभव। तो आवेश और विभव के गुणनफल को हम लोग संचित ऊर्जा कहते हैं, इसलिए ये ऊर्जा बराबर नहीं होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरे का घा। दूसरे का घा में क्या कह रहे थे? उत्तर दूसरे का घा। दूसरे घा में कह रहा है कि एक ये आपके पास प्रतिरोध है, एक ये डायोड है, और इसे भू संपर्कित कर दिया गया है। इसे जो है भू संपर्कित कर दिया गया है। ये डायोड को इन्होंने 8 वोल्टेज की बैटरी से जोड़ दिया है। ये प्रतिरोध है, ये डायोड है, ठीक, और ये भू संपर्कित है। तो इन्होंने कहा निम्न चित्र में डायोड की अभिनति की प्रकृति बताइए। अभिनति किस प्रकार की प्रकृति है? तो देखो जरा, यहां से अगर ये बैटरी है, बैटरी से धारा अगर इस प्रकार से प्रभावित करेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि ये डायोड का यहाँ पर इनपुट है और यहाँ पर आउटपुट है, यहाँ पर इनपुट है, यहाँ पर आउटपुट है। मतलब ध्यान रखना कि यहाँ पर इनपुट, यहाँ पर आउटपुट। तो ये डायोड पीएन संधि डायोड हो गया, यानी नॉट गेट। गेट तो आपके पास नॉट गेट है, आप लोग जानते हो। तो ये पीएन संधि डायोड हो गया, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहा है। तो ये आपके पास क्या होगा? ये जो डायोड है इसको आप लोग कहोगे उत्क्रम अभिनत। इसको क्या कहोगे आप लोग? उत्क्रम
अभिनत, ये तो पढ़ाया था आप लोगों को लॉन्ग आंसर में। उत्क्रम अभिनत, पश्च अभिनत किसे कहते हैं? अग्र अभिनत, पश्च अभिनत, वही उत्क्रम होना अग्र। देखो क्वेश्चन नंबर दूसरे का इंग्या, निकट दृष्टि दोष वाली आंख द्वारा बने प्रतिबिंब द्वारा किरण आरेख बनाइए। तो आप लोग बना लोगे, फिर भी आपको बना देते हैं। तो आप लोग लिखोगे उत्तर दूसरे का इंग्या नंबर। इन्होंने कहा है कि निकट दृष्टि दोष वाली आंख द्वारा बने प्रतिबिंब हेतु किरण आरेख बनाइए। निकट दृष्टि दोष, जैसे मान लो कि ये हमारा नेत्र है, ठीक, ये हमारा क्या है? नेत्र है। नेत्र में क्या होता है? उत्तल लेंस। नेत्र में क्या होता है? उत्तल लेंस। नेत्र को थोड़ा, इस गोले को थोड़ा और बड़ा बना देते हैं, ठीक। नेत्र में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। ये प्रतिबिंब मतलब वस्तु से हमेशा कितनी किरणें आती है? 2 किरणें। जब अनंत से किरणें आती है तो दोनों मुख अक्ष के समांतर आती है, दोनों मुख अक्ष के समांतर आती है, आपको पता है। चलो इसमें मुख अक्ष बनाने की वैसे आवश्यकता नहीं है, तो चाहो तो लोग बना सकते हो मुख अक्ष ऐसे, ठीक। तो वस्तु से जो आने वाली किरणें, वस्तु से हमेशा 2 किरणें आती है, वस्तु से किरणें कहां से आ रही है? अनंत से आ रही है। अब अपवर्तन के पश्चात ये दोनों के दोनों द्वितीय फोकस होकर जाती है। तो इस प्रकार से इसमें ये फोकस द्वितीय फोकस, इसमें ये द्वितीय फोकस। जबकि प्रतिबिंब बनना चाहिए था यहां पर, प्रतिबिंब बन गया कहां? ये रेटिना है, ये क्या है? रेटिना। और रेटिना से पहले यहां पर प्रतिबिंब बन गया। प्रतिबिंब को हमने आई से दर्शा दिया, ठीक। अब वस्तु को हमने ओ से दर्शा दिया। वस्तु कहां है? अनंत पर है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? जो आने वाली किरणें हैं, आने वाली किरणें हैं वो रेटिना से पहले दोनों, हमने आपको प्रतिबिंब बनना सिखाया था, जहां पर अपवर्तन के पश्चात दोनों किरणें जहां मिलते हैं वहां पर क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। तो यहां पर दोनों किरणें मिल गए, यहां पर तो यहां पर क्या बना? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब बनना चाहिए रेटिना में, और प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन गया, इसलिए हम लोग कहते हैं निकट दृष्टि दोष। इसके निवारण के लिए हम लोग क्या करते हैं? समझना, इसके निवारण के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसके निवारण के लिए वही जो हमारे पास, समझना, ये लेंस हो गया उत्तल लेंस। इसके निवारण के लिए हम लोग अपने नेत्र में अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। जब अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे तो ये किरणें जो यहां पर मिल रहे थे वो एग्जैक्ट अब की बार कहां बनेंगे? रेटिना पर। अगर इसको पीछे की ओर खिसका के लाए यहां से, चलो यहीं से लाते हैं, तो प्रतिबिंब बनेगा यहां पर, जबकि वस्तु वो यहां पर है, प्रतिबिंब यहां पर। तो वही प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब बन रहा है कहां पर? प्रतिबिंब बन रहा है यहां पर। इसी प्रतिबिंब को अवतल दर्पण क्या करता है? रेटिना तक पहुंचाता है, और प्रतिबिंब कहां बन जाता है? रेटिना पर। तो ये हो गया हमारे पास किरण आरेख, ये हो गया हमारे पास हो गया किरण आरेख। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे का चा, तब लोग उत्तर दूसरे का चा। दूसरे का चा में कह रहा है कि 8 प्रोटॉन प्लस 8 न्यूट्रॉन, इस प्रकार से कहा उन्होंने, 8 प्रोटॉन प्लस 8 न्यूट्रॉन, और फिर 8 प्रोटॉन और 9 न्यूट्रॉन। फिर कहा उन्होंने 18 प्रोटॉन प्लस 22 न्यूट्रॉन, और फिर उन्होंने कहा है 20 प्रोटॉन प्लस 20 न्यूट्रॉन। तो जहां प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, P बराबर प्रोटॉन है और N न्यूट्रॉन है, तो इसमें नाभिकों का कांड सहित चयन करना है कि कौन जो है संभारिक है, कौन समस्थानिक है। जिसके परमाणु भार बराबर होते हैं वो संभारिक, और जिनके परमाणु क्रमांक बराबर होते हैं उसे हम लोग कहते हैं समस्थानिक। तो इसके परमाणु क्रमांक देखो, इन दोनों को देखो, तो ये भी 8 प्रोटॉन है, ये भी 8 प्रोटॉन है, ये भी 8 प्रोटॉन, ये भी 8 प्रोटॉन। अगर इन दोनों को लिखा जाए तो इन दोनों को हम लोग ऐसे लिखेंगे, ध्यान रखना कैसे लिखेंगे। जेड हमने तत्व मान लिया, तो 8 और ये हो गया 8 हो गया, ठीक। नहीं 8 और 8 नहीं, यहां पर, यहां से बताते हैं, ध्यान रखना, पहले यहां से बताते हैं।
ये भी इसका परमाणु क्रमांक, ये इसका परमाणु क्रमांक, ये न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन। ऊपर न्यूट्रॉन नहीं, द्रव्यमान संख्या लिखा आता है ऊपर। किसको लिखा आता है? द्रव्यमान संख्या को। अभी आपको बताते हैं। तो यहाँ पर आप लोग लिखते हैं 8Z, और इन दोनों को जब आप लोग जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 16। तो द्रव्यमान संख्या ये हो गया 16। इसके बाद यहाँ पर ये हो गया 8 परमाणु क्रमांक, और ये कोई तत्व है, ठीक है, Z, और 9 8 कितना हो गया? 17। तो इनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग है लेकिन परमाणु क्रमांक एक है। तो इसको हम लोग कहेंगे समस्थानिक। इसको हम लोग क्या कहेंगे? समस्थानिक। यानी ये दोनों जो है, ये दोनों हमारे पास क्या है? समस्थानिक। समस्थानिक। अब इन दोनों की देखो बात करो, इन दोनों की बात कर रहे हैं तो ये हो गया 18Z, 18 और 22 कितना हो गया? 40, और ये हो गया 20Z, ये हो गया 20 20 40। तो ये हो गया दोनों के द्रव्यमान संख्या बराबर है, तो इसे कहते हैं समभारिक। तो इसे कहेंगे समभारिक। तो ये दोनों हमारे पास क्या है? समभारिक, ठीक है। तो समस्थानिक, जिसके परमाणु द्रव्यमान संख्या अगर बराबर हो तो समभारिक, और अगर परमाणु क्रमांक बराबर हो तो समस्थानिक, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर तीसरे का का। तो आप लोग लिखोगे उत्तर तीसरे का का। उत्तर तीसरे का। तीसरे का में हमसे ये पूछ रहा है कि समविभव पृष्ठ को परिभाषित कीजिए, इसकी 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डाल लेना है, समविभव पृष्ठ, फिर आपको हेडिंग डाल लेना है विशेषताएं, ठीक है। अब हमेशा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको हमेशा अगर नाम ही हेडिंग नहीं है, नाम साइंटिस्टों के नाम, तो आपको हमेशा हेडिंग से ही डिफाइन करना है, और नाम है तो उसको फिर पढ़ना पड़ता है। सम मतलब बराबर, विभव का मतलब विभव, पृष्ठ मतलब पृष्ठ। अगर किसी भी आवेशित पृष्ठ पर विभव बराबर हो, यानी किसी भी काल्पनिक पृष्ठ पर चाहे आवेश बराबर हो चाहे विभव बराबर हो, बात तो एक ही है। तो हम विभव से बताते हैं, तो दोनों पृष्ठ बताते हैं। यदि किसी काल्पनिक पृष्ठ पर विभव का मान समान हो, विभव का मान समान हो, तो उसे हम लोग कहते हैं समविभव पृष्ठ। ऐसे भी कह सकते हो, यदि किसी काल्पनिक पृष्ठ पर आवेश का मान बराबर हो, आवेश का मान समान हो, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। क्लियर हो गया? तो समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं? जिसमें वह पृष्ठ जिसमें पूरे के पूरे पृष्ठ पर विभव का मान समान हो, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि इसकी विशेषताएं लिखिए, 2 विशेषताएं लिखिए। देखो, एक विशेषता तो आप लोग जानते हो, एक विशेषता नंबर 1, विशेषता मतलब उसका गुण नंबर 1, पृष्ठ पर विभव का मान, आवेश का मान समान होता है। एक हो गया। पॉइंट नंबर दूसरा में ध्यान रखना कि 2 समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को क्यों नहीं, 2 समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। अब क्यों नहीं काटते हैं? तो इसका रीजन तो हमने स्टार्टिंग में भी बताया था आपको कि 2 दिशाएं बन जाएगी ना, तो वो अलग बात है, वो छोड़ो, वो चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र में है। नंबर 1 क्या है? आवेश का मान समान होता है, विभव का मान समान होता है। नंबर 2 क्या है? कि नंबर 2 पर यह है कि ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। नंबर 3 क्या है? 2 विभव के बीच विभवांतर हमेशा शून्य होता है। 2 विभव के बीच हमेशा विभवांतर क्या होता है? शून्य होता है, ठीक। तो ये हो गया इसका समविभव पृष्ठ की विशेषताएं। अब देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा, E1 व E2 विद्युत वाहक बल R1 व R2 आंतरिक प्रतिरोध बल 2 बैटरी समांतर क्रम में जुड़ी है। तुल्य बैटरी का विद्युत वाहक बल E और R ज्ञात कीजिए। चलो इसको आपको ज्ञात करके देते हैं। उससे पहले तीसरे गा कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये लॉन्ग मेथड में जाएगा, हल्का सा, कुछ नहीं, 7-8 लाइन का है, तो ये क्वेश्चन नंबर तीसरे का गा आ जाएगा। उससे कर देते पहले। हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन तृतीय उत्तेजित अवस्था में है, अंततः वह सामान्य अवस्था में लौटता है। उत्सर्जन होने वाले सभी संभावित पूर्ण रेखाओं को चित्रित कीजिए, इनकी संख्या का भी उल्लेख कीजिए। देखो इन्होंने सबसे पहले लिखेंगे तीसरे का गा में ये कह रहा है, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन तृतीय उत्तेजित अवस्था में, कितनी उत्तेजित अवस्था में? तृतीय उत्तेजित अवस्था में है। तो ध्यान रखना, एक उत्तेजित अवस्था, द्वितीय उत्तेजित अवस्था,
तृतीय उत्तेजित अवस्था। पहले ध्यान देना, इन्होंने क्या कहा कि अंततः हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन तृतीय उत्तेजित अवस्था में है, तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है इस उत्तेजित अवस्था में है, तृतीय उत्तेजित अवस्था में है, ठीक है। फिर उन्होंने कहा है अंततः वह सामान्य अवस्था में लौट आता है, अंततः वह सामान्य अवस्था में लौट आता है। तो सबसे पहले ये यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पर संक्रमण करेगा, फिर यहाँ से ये यहाँ पर वही संक्रमण है, पहले यहाँ से यहाँ पर संक्रमण करेगा, फिर यहाँ से यहाँ पर ये संक्रमण कर जाएगा, ठीक, संक्रमण करेगा। तो इनकी संख्या का उल्लेख भी कीजिए, तो कितनी संख्या बनी, तो इसमें 3 संख्या बनी, 1 2 3, तो संख्या बराबर आप लोग लिखोगे, संख्या बराबर आप लोग लिखोगे, संख्या बराबर लिखोगे, ठीक। अब लिखने के बाद आपको काम भी करना होगा, शॉर्ट भी करना होगा, तो हम रेस करेंगे, इसके बाद आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक। देखो E1 E2 विद्युत वाहक बल वाले, ठीक, R1 R2 आंतरिक प्रतिरोध वाले दो बैटरियों समांतर क्रम में जुड़ी है। अच्छा, किस क्रम में जुड़ी है, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में सबसे पहले जोड़ते हैं, लिखेंगे हम लोग तीसरे का खा, तो उत्तर तीसरे का खा। ध्यान रखना किस क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ना होगा। अब एक चीज का ध्यान रखना, ये जोड़ दिया एक बैटरी और ये जोड़ दिया प्रतिरोध, और इसके बाद इस बैटरी के सामने ये सेकेंड बैटरी, इस प्रतिरोध के सामने ये प्रतिरोध। लेकिन एक काम करना होगा, इन्होंने कहा आंतरिक, तो इसको आंतरिक बनाओ, अंदर डालो परिपथ के, एक परिपथ बना दिया और इसके अंदर डाल दिया। ये E1 ये R1, ये E2 ये R2, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ठीक। हाँ, परिपथ बना दिया हमने, A और B, ये A और B। अब इसके बीच विभव हो गया VA, इसके बीच विभव हो गया BB, ठीक। और दोनों में के अंतर को हम लोग कहेंगे विभवांतर, ठीक है। इससे धारा प्रवाहित धारा हमारे पास I2 है और इससे प्रवाहित धारा हमारे पास I1 है, दोनों आकर यहाँ मिलेंगे और यहाँ से निर्गत होगी I धारा, अर्थात हम लोग कहेंगे I जो है वो I1 प्लस I2 के बराबर है। क्लियर बात, सिंपल सी। समीकरण डाल दो उसको, समीकरण हो गया 1, समीकरण क्या हो गया 1। अब विभवांतर के लिए फार्मूला आप लोग भली भांति जानते हो, विभवांतर V बराबर VA माइनस VB। विभवांतर क्या होता है, विभवांतर होता है आपके पास VA माइनस VB, ठीक। इसमें आप लोग एक फार्मूला भली भांति जानते हो। क्या जानते हो आप लोग कि V को हम लोगों ने, VA जो है हमारे पास E1 है, E1 माइनस ये फार्मूला हो जाएगा आपके पास I1 R1, ओम के नियम से V बराबर IR, ओम के नियम से V बराबर IR, ठीक। यहाँ से I1 का मान निकालेंगे हम लोग, तो I1 को इधर पक्षांतर करो, V को उधर पक्षांतर करो, तो I1 R1 बराबर E माइनस V, क्या हो जाएगा E माइनस V। इसको बटे में पहुंचा दो, तो I1 बराबर E माइनस V बटे R1, समीकरण 2। क्लियर हो गया, समीकरण क्या हो गया 2। अब इसी प्रकार फिर से विभवांतर का फार्मूला समझो, V बराबर VA माइनस VB, किसका फार्मूला है, विभवांतर का फार्मूला है। अब हम लोग सेकेंड वाले से लेंगे, तो V बराबर हमारे पास ये हो जाएगा E2, ये हो जाएगा हमारे पास I2 R2 V साइड चेंज, I2 R2 बराबर E2 माइनस V, R2 को बटे में पहुंचा दो, तो I2 बराबर हमारे पास E2 माइनस V बटे R2, समीकरण 3। अब ध्यान देना, अब का मतलब जानते हो, यहाँ पर मान रखेंगे तो I बराबर समीकरण 1 से, है समीकरण 1 में मान रखने पर I1 के जगह हम लोग मान रखेंगे E माइनस V बटे R1 प्लस I2 के जगह रखेंगे हम लोग E2 माइनस V बटे R2। क्लियर हो गया इतना बात, इतनी बात तो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग कर लो। I बराबर E1 बटे R1 माइनस V बटे R1 प्लस E2 बटे R2 माइनस V बटे R2।
इन दोनों को एक जगह रखो, इन दोनों को एक जगह रखो, तो I बराबर E1 बटे R1 प्लस E2 बटे R2, और इन दोनों में माइनस कॉमन भी ले रहे, V कॉमन ले रहे, तो V माइनस कॉमन हो गया, तो 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2, सबका भिन्न कर रहे हैं, तो I बराबर इसका गुणा इसमें करेंगे तो E1 R2 प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे तो E2 R1 बटे R1 प्लस नहीं R1 R2 माइनस V, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो हो जाएगा R1 प्लस R2 बटे R1 R2। इतनी सी बात तो आपको क्लियर हो गया होगा, इतनी सी बात आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज का आप लोग विशेष ध्यान रखना है, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था तुल्य, क्वेश्चन में एक बार देख लेते हैं फिर से। हाँ, तुल्य विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध दोनों का तुल्य ज्ञात करना है, दोनों का हमें क्या ज्ञात करना है, तुल्य ज्ञात करना है। अब एक चीज का आप लोग ध्यान रखना कि हमारे पास I बराबर क्या आ गया, E1 R2 प्लस E2 R1, ठीक, E1 R2। अब हम लोग जो है V को इधर पक्षांतर कर रहे हैं, I को उधर पक्षांतर कर रहे हैं, तो हमारे पास ये हो जाएगा V R1 प्लस R2 बटे R1 R2 बराबर E1 R2 प्लस E2 R1 बटे R1 R2 और माइनस I, ठीक है, क्या हो गया, माइनस I। एक काम कर सकते हैं हम लोग, काम ये कर सकते हैं, इसका पुनः हम लोग भिन्न करेंगे, दोबारा हम लोग क्या करेंगे, भिन्न करेंगे। जब देखो भिन्न करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, V R1 प्लस R2 बटे R1 R2, ठीक, बराबर ये हो जाएगा हमारे पास E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस I R1 R2 बटे R1 R2, ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल हो गया, इसको इसके बटे में पहुंचा दो, तो V बराबर ये हो जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 बटे R1 प्लस R2 और माइनस I R1 R2 बटे R1 प्लस R2। एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, यहां पर आपको ध्यान क्या रखना है, इन्होंने ध्यान इसलिए रखना है, इन्होंने दोनों के तुल्य पूछा गया था, तो इन्होंने E का भी हमसे तुल्य पूछा, इन्होंने R का भी हमसे तुल्य पूछा, इन्होंने V का भी हमसे तुल्य पूछा, इन्होंने R का भी हमसे तुल्य पूछा। अब एक चीज का ध्यान रखना आप लोग, यहां पर आप लोग जानते हो V बराबर फार्मूला क्या होता है, V बराबर E तुल्य माइनस I R तुल्य, V बराबर E माइनस आई आर होता है फार्मूला, उस फार्मूले से। तो E तुल्य का मान हमारे पास तुलना से ये पूरा का पूरा E तुल्य का मान हो गया, तो E1 R2 प्लस E1 R1 बटे R1 प्लस R2, ये आ गया E तुल्य का मान, R तुल्य का मान, R तुल्य का मान हमारे पास आ जाएगा R1 R2 बटे R1 प्लस R2, और ये हमारे पास R तुल्य का मान, यही हमसे पूछा गया था, यही जो है हमसे पूछा गया था। अब फटाफट आप लोग शॉर्ट कर लो, इतने को शॉर्ट कर लो फटाफट आप लोग। देखो कहा गया है तीसरे का घा, इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन को समान विभव पर त्वरित किया गया है, किसका संवेग कम और संबद्ध डी ब्रोगली तरंग दर अधिक होगा। तो किसका संवेग, देखो क्वेश्चन में आप लोग लिखोगे उत्तर तीसरे का घा, तीसरे घा में कह रहा है इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन दोनों को समान विभव पर त्वरित किया गया है। इलेक्ट्रॉन को भी त्वरित किया गया है, विभव को भी त्वरित किया गया है, समान नहीं, इलेक्ट्रॉन को भी त्वरित किया गया है और प्रोटॉन को भी त्वरित किया गया है, दोनों पर समान विभव देकर त्वरित किया गया है। किसका संवेग कम और संबद्ध डी ब्रोगली तरंग दर अधिक होगा। तो किसका संवेग कम होगा, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, आप लोग जानते हो। तो mp प्रोटॉन का द्रव्यमान और me इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक। इसके बाद लेमडा p प्रोटॉन का तरंग दैर्घ्य और लेमडा e
प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्ध्य, किसका संवेग अधिक होगा? तो आपको पता है किसका संवेग अधिक होगा, मतलब फिर से एक बार समझ लो, और किसका तरंग दैर्ध्य अधिक होगा, यही उन्होंने कहा। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों को एक साथ गति कराएंगे, ठीक है। संवेग क्या होता है? द्रव्यमान और वेग गुणनफल को संवेग कहते हैं। तरंग दैर्ध्य किसे कहते हैं? तरंग दैर्ध्य प्रकाश की दूरी को हम लोग तरंग दैर्ध्य कहते हैं। प्रकाश की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य कहते हैं। एक चीज का ध्यान रखना आप लोग हमेशा के लिए, कि प्रोटॉन है भारी नाभिक, इलेक्ट्रॉन है हल्के नाभिक, तो इसकी दूरी अधिक होगी, ये बहुत तेज पहुंचेगा, तो हम लोग कहेंगे इसका तरंग दैर्ध्य अधिक होगा। और जिसका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है उसका संवेग कम होता है, तो फिर इसका संवेग कम होगा, तो फिर संवेग किसका अधिक होगा? संवेग द्रव्यमान का अधिक होगा। तो संवेग जो है, संवेग और तरंग दैर्ध्य में ध्यान रखना कि दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं ना, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से अधिक होगा, इसका संवेग अधिक होगा, ठीक। और तरंग दैर्ध्य इसका कम होगा, इसका अधिक होगा। ये आंसर हो गया। इसके बाद इसका अथवा, अगर हमें तीसरे का घा नहीं करना है तो तीसरे घा का अथवा करेंगे, तो लेकिन बोर्ड एग्जाम ऐसे लिखेंगे, तीसरे का घा भी लिखेंगे और उसका अथवा भी लिखेंगे। तीसरे का घा भी लिखेंगे और अथवा भी लिखेंगे। इन्होंने कहा है तरंग दैर्ध्य लेमडा बराबर 5 × 10⁻⁻7 मीटर, और मीटर की फोटोन की ऊर्जा का समान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एक चीज का ध्यान रखना कि फार्मूला आप लोग लगाओगे E बराबर hc/λ, ठीक। E बराबर hc/λ, तो E क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए ऊर्जा है ये। H क्या है? प्लांक नियतांक, इसका मान आप लोग जानते हो 6.6 × 10⁻⁻34, ठीक। C क्या है? प्रकाश की चाल, इसका मान आप लोग जानते हो 3 × 10⁸ बटे लेमडा का हमारे पास दिया गया है 5 × 10⁻⁷, ठीक है। अब जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे, इसको जब सॉल्व करोगे तो E बराबर, ध्यान रखना कि 6.6 इसका गुणा कर लो, 6 × 18, 6 × 18 और 1 19 बटे 5 इंटू, ये जब ऊपर ले जाओगे तो ध्यान रखना 10⁻34 माइनस का 8 और 7 कितना हो जाएगा? 15, तो प्लस का 15 हो जाएगा, ठीक है। और E बराबर आपके पास हो जाएगा 19 अब भाग लगा दो, इसका भाग लगा दो। जब भाग लगाओगे तो ये हो जाएगा आपके पास 5 × 15, बचा कितना? भाग लगाओ 5 का जब भाग लगाओगे 198 में, 5 × 15 बचा 4, 5 × 45 बचा 3, दशमलव लगाया 0 बढ़ाया 5 × 6 = 30। ऑलरेडी पहले से एक अंक का दशमलव लगा हुआ था और एक अंक ये, तो 2 अंक के बाद दशमलव आएगा, तो 3 दशमलव ये हो जाएगा 96 × 10⁻। यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा? यहाँ से एक 14 से बचा 9, 14 से बचा 9 और यहाँ बता 2 से बचा 1 माइनस का 19, ठीक, माइनस का 19। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करना आपको। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर आप लोग जानते हो, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 ये वोल्ट होता है, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम लोग इसको ज्ञात करेंगे तो E बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? 3.96 × 10⁻⁻19 बटे ये हो जाएगा हमारे पास 1.6 × 10⁻⁻19, इससे ये कैंसिल कर लेंगे, तो हमारे पास E बराबर क्या हो जाएगा? 3.6 × 1.6, 3.6 × 1.6, इसका दशमलव हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो बढ़ाएंगे, इसका दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 1 जीरो बढ़ाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 396/16 × 10, काटो इसको, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 बचा 1, 2 नीम 18, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 नीम 18, 2 अट्ठे 16, फिर काटो 2 नीम 18, 2 चौको 8, 2 चौको 8, ये हो गया 2 चौको 8 और बचा 1, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, ठीक है 20, तो E बराबर हो गया 47/20। अब 20 का भाग लगा दो 47 में, 20 दूनी 40 बचा 7, दशमलव आया 0 बढ़ाया, 20 × 60, फिर ये बचा 10, 20 × 5 100, ठीक। तो हमारे पास ये आ जाएगा लगभग जो है E बराबर 2
2063 से 2.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये लगभग आपके पास आंसर हो गया, या 2.47 जो भी आ जाए, बस थोड़ा बहुत देखो दशमलव के बाद थोड़ा बहुत अंतर होता ही है, ठीक है, या आपके कैलकुलेशन में कुछ थोड़ा बहुत अंतर आ जाए। अब देखो चौथे का चल कुंडली धारामापी की धारा सुग्राहिता को समझाइए, ठीक, धारा सुग्राहिता को समझाइए। देखो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालोगे चल कुंडली धारामापी, तो उत्तर चौथे का में ये कह रहा है चल कुंडली धारामापी की धारा सुग्राहिता, तो आप लोग डालोगे धारा सुग्राहिता। धारा सुग्राहिता, जो धारा को सही तरीके से ग्रहण कर ले, अच्छे तरह से ग्रहण करें, जो धारा को अच्छे तरीके से ग्रहण कर ले उसे क्या कहते हैं, धारामापी की सुग्राहिता। इसकी डेफिनेशन आप लोग लिख लो, धारामापी की सुग्राहिता किसे कहते हैं। तो ध्यान रखना, धारामापी की सुग्राहिता, चल कुंडली धारामापी की सुग्राहिता प्रवाहित प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है। लिख लो परिभाषा, हम बता रहे हैं, आप लोग लिखोगे चल कुंडली धारामापी की धारा सुग्राहिता, चल कुंडली की धारामापी की धारा सुग्राहिता कुंडली में प्रवाहित प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है। इसे IS से प्रदर्शित करते हैं। धारा सुग्राहिता के लिए फार्मूला क्या हो गया, फाई आई बराबर NAB/C, NAB/C, ये फार्मूला हो गया। तो धारा सुग्राहिता किसे कहते हैं, यानी प्रति एकांक धारा के लिए जो भी उत्पन्न विक्षेप होती है, प्रति एकांक धारा के लिए, एक धारा के लिए जो भी विक्षेप उत्पन्न होती है उसे धारा सुग्राहिता कहते हैं। आगे इन्होंने क्या कहा, आगे इन्होंने कहा है इसे प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। कारक, इसे प्रभावित करने वाले कारक, तो अब लिखोगे प्रवाहित, क्या पूछा गया, प्रभावित, तो प्रभावित करने वाले कारक। तो इसे प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है, एक है n का मतलब फेरों की संख्या, अगर फेरों की संख्या बढ़ाएंगे तो धारा सुग्राहिता का मान भी अधिक होगा। दूसरा है हमारे पास ए मतलब क्षेत्रफल, अगर क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो भी धारा सुग्राहिता में वृद्धि होगी। और थर्ड नंबर पे है बी, अगर चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि करेंगे तो भी धारा सुग्राहिता में वृद्धि होगी। और चौथे नंबर में सी का मतलब होता है धारिता, अगर धारिता को बढ़ाएंगे तो धारा सुग्राहिता में कमी आएगी। ये हो प्रभावित करने वाले कारक। तो प्रभावित करने वाले कारक कौन है, n यानी फेरों की संख्या बढ़ाएंगे तो धारा सुग्राहिता में वृद्धि होगी। ए मतलब क्षेत्रफल में वृद्धि करेंगे तो धारा सुग्राहिता में वृद्धि होगी। बी चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि करेंगे, धारा सुग्राहिता में वृद्धि होगी। सी धारिता में वृद्धि करेंगे, धारा सुग्राहिता में कमी होगी, क्योंकि वो व्युत्क्रम में है, ठीक। धारामापी को वोल्ट मीटर के रूप में आप कैसे प्रयुक्त करेंगे। अब एक चीज का ध्यान रखना, धारामापी को वोल्ट मीटर में आप लोग कैसे प्रयुक्त करोगे। तो धारामापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए हमेशा श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को जोड़ते हैं और उच्च प्रतिरोध को जोड़ते हैं, अधिक प्रतिरोध को, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप लोग कि धारामापी में अगर हम लोगों को प्रतिरोध बदलना है तो कुंडली के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का शंट लगाना चाहिए। अगर धारामापी क्या पूछा गया है कि प्रतिरोध, यानी क्वेश्चन ये है कि धारामापी को वोल्ट मीटर के रूप में आप कैसे प्रयुक्त करेंगे। तो धारामापी को वोल्ट मीटर में प्रयुक्त करने के लिए उच्च प्रतिरोध का शंट लगाना चाहिए, उसे श्रेणी क्रम में लगाना चाहिए। उच्च प्रतिरोध का शंट लगाना चाहिए, उसे श्रेणी क्रम में लगाना चाहिए, ठीक है। फिर कुछ चौथे अवश्य मीटर सेतु का सिद्धांत लिखिए और मीटर सेतु से ज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए आवश्यक परिपथ बनाइए। तो ये तो आप लोग अपने कोर्स से कर लोगे, फिर भी इसको हम कर देते हैं, ठीक है। तो उससे पहले आप लोग इतने का शॉर्ट कर लो, इतने का जो है शॉर्ट कर लो आप लोग।